नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कस्टोडियल डेथ और अस्पतालों की दुर्व्यवस्था का मुद्दा उठाया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सपा ने सदन से वॉकआउट तक कर दिया और इसी के साथ इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना बयान साझा किया है। सुनिए। बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा, उससे अच्छे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे। जब तक जो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो कहती है उसके मानक से डॉक्टर हो, स्टाफ हो, इसके साथ साथ जो आपके जिला अस्पताल है वहाँ इलाज नहीं है। पीएससी सीएससी की हालत बहुत खराब है। आए दिन हमें देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, और अगर एम्बुलेंस पहुंच भी गई तो हो सकता है कि एम्बुलेंस में बैठाने के लिए, उतारने के लिए पैसा वसूला जाए। जो अस्पतालों से सूचनाएं आ रही है, दवाई नहीं है, मशीनें नहीं चल रही हैं, लाइट नहीं है, तो एक्सरे की जो कॉपी मिलनी चाहिए मरीज को वो नहीं दे पा रहे हैं। तो पिछले 5 साल के और अब जो सरकार शुरू हुई है, पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं इस सरकार में ठप हैं। आए दिन आप देख सकते हो, और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि सरकार जानबूझ करके ये सरकारी अस्पतालों को बंद करना चाहती है, प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। ये प्राइवेट हो जाएं, इलाज प्राइवेट हो, इस रास्ते को अपना रही है सरकार। देखिए, जो सदन जाना चाहता था वह सदन पहुंचा है, विधानसभा में भी पहुंचा है, विधान परिषद में भी पहुंचा है। जो सदन नहीं जा करके केवल फोटो सेशन करवाने और जनता को अनावश्यक रूप से परेशान करने का रास्ता तलाशते हैं, उनको अगली बार लोग सदन में भेजेंगे ही नहीं। बाकी विशेषाधिकार हनन की नोटिस देना या न देना, ये एक सदस्य के नाते किसी भी सदन के सदस्य का अधिकार है, लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरी, ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में जब सदन चलता रहता है तो उस समय कोई भी बात कहना है सरकार से या सरकार के विरुद्ध कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए। तो वहीं रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च अभियान लगातार चल रहा है। रिमांड पर लिए गए अनवर और सलीम के साथ पुलिस ने यूनिवर्सिटी की कई इमारतों में तलाशी अभियान तेज किया हुआ है। परिसर में कई जगहों पर खुदाई भी की गई। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सर्च ऑपरेशन में कई ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो मिसिंग थीं। पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक बिल्डिंग की दीवार तोड़कर पुरानी किताबों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इसमें कई बहुमूल्य पांडुलिपियां भी शामिल हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही थी, क्या इसमें मदरसा आलिया से चोरी की गई किताबें भी शामिल हैं। मदरसा आलिया की किताबें चोरी होने के मामले में पहले से ही रिपोर्ट दर्ज है। तो वहीं जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस की खुदाई में सोमवार को करोड़ों रुपए की सफाई मशीनें बरामद हुई थीं। जमीन में मिली मशीनों को पूर्व की सरकार में सरकारी पैसे से खरीदने का दावा किया जा रहा है, उस पर अब नया मोड़ आ गया है। रामपुर नगरपालिका अध्यक्ष फातिमा जबी और आजम खान की पत्नी ने जमीन में मिली मशीनों को नकार दिया है। फातिमा जबी का साफ तौर पर कहना, जो मशीनें जमीन में मिली हैं वो रामपुर नगरपालिका की हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि रामपुर नगर पालिका ने जो भी मशीनें खरीदी थी उनके पास उसकी लिखित डिटेल मौजूद है। फातिमा जबी ने बताया कि पूर्व में पालिका ने मशीनें खरीदकर विधिक प्रक्रिया के बाद ही मशीनें प्राप्त की थी। रामपुर पालिका में मशीनें आज भी मौजूद हैं। जो मशीनें जौहर यूनिवर्सिटी की खुदाई के बाद बरामद हुई हैं वो रामपुर पालिका की नहीं हैं। उन मशीनों का रामपुर पालिका को बता करके किसी बाहरी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। वो एफआईआर भी झूठी और बेबुनियाद है। फर्जी एफआईआर दर्ज करके नगरपालिका को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। यही तो हम सर कहना चाहते हैं कि जो मशीन वहाँ बरामद हुई है और किसी ने ये एफआईआर कराई है कि वो मशीन नगर पालिका की है, इसीलिए हम बता रहे हैं उसका नगर पालिका से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कहाँ कैसे किसने आई, कहाँ आई, उस दौर की बात है जब जैन साहब वहाँ काम कराया करते थे। उन्हें किसने दी जैन साहब को, वहाँ किसने रखी, लेकिन पालिका का कोई मैटर नहीं है। पालिका से जो जो वाहन खरीदे गए हैं पालिका में, हमारे पास प्रूफ है, सारे हमारे वाहन हमारे पास मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह आज लोनी विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन
पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करी है। साथ ही इस मौके पर सफाई कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में झाड़ू लगाकर सफाई की, जिसके बाद वीके सिंह ने केंद्र सरकार का दिल्ली प्रोजेक्ट देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी किया है। जन्मदिन के अवसर पर जो पखवाड़ा चल रहा है सेवा का, उसके अंदर आप इकट्ठे हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब बहुत एकजुट होकर तन्मयता के साथ ये काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग जनता के साथ और सेवा भाव अपना दिखाकर उनके साथ मिल सकें। अभी तक जितने भी आपके कार्यक्रम हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं और मुझे आशा है कि इन कार्यक्रमों के अंदर भी आप उसी उत्कृष्टता से काम करेंगे जैसे आपके बाकी सब कार्यक्रम किए। तो वहीं दूसरी तरफ रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने मंगलवार को वो लखनऊ पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने आरपीएफ के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में अध्यक्षता करी है। उन्होंने परेड की सलामी लेने के साथ ही देश भर से आए आरपीएफ अधिकारियों और जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी। इस मौके पर रेल राज्य मंत्री ने जवानों के प्रशिक्षण उन्नयन को लेकर 55 करोड़ की धनराशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल की महिला स्क्वाड को 75 स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था करने का ऐलान भी किया है। साथ ही उन्होंने पुलिस पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक और जीवन रक्षा पदक पाने वाले 27 अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। ये थे रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश जी, जिन्होंने बताया कि अभी मेमू ट्रेनें और जो है मैसेंजर ट्रेनें लखनऊ से और आसपास के इलाकों में चलनी संभव नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यह काम पूरा होगा तभी मेमू और पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, तभी लाखों लोगों को फायदा मिल पाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभी बुजुर्गों और जो अन्य कंसेशन की बात है वो फिलहाल रेलवे बोर्ड नहीं देगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि कंसेशन लोग स्वयं छोड़ दें, और रेलवे बोर्ड कोरोना के समय हुई नुकसान को भरपाई करने के लिए अभी कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रेलवे पूरी तरह से आरपीएफ को नई नई सुविधाएं देने के लिए काम कर रहा है। 85 करोड़ रुपए आज उन्होंने इस संस्थान के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ पर प्रशिक्षण कार्य की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिए हैं, जिस पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। कैमरामैन शिवम के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन बद्री विशाल में किया जा रहा है। यह आयोजन श्री राम राजा भक्त मंडल आगरा रोड जयपुर के तत्वाधान में हरिमोहन दास जी महाराज श्री राम दिव्य ज्योति सेवा संस्थान के मार्गदर्शन में हुआ। आयोजन में साध्वी कृष्णा किशोरी ने कथा वाचन भी किया। इस अवसर पर संयोजक बाबूलाल घिया और ने बताया है कि 18 से 24 सितंबर तक 2022 तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस मौके पर साध्वी कृष्णा किशोरी ने श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान अपने प्रवचन में बताया कि मानव को हमेशा धर्म कर्म में विश्वास रखना चाहिए। तो मुजफ्फरनगर की जिला जेल प्रशासन की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। पैरोल पर छूटे कैदियों को लेकर जिला कारागार की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। कोरोना काल में 16 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जिसके बाद वो अब तक वापस नहीं लौटे हैं। इसे लेकर जिला अधीक्षक ने एसएसपी को पत्र लिखा है और कैदियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। दरअसल जिला कारागार प्रशासन ने कोरोना काल में जेल में कैदियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से 70 कैदियों को पैरोल पर छोड़ दिया था और उन्हें वापस आने के लिए भी कहा गया था, लेकिन समय पूरा हो गया है, 16 कैदी वापस ही नहीं लौटे, जिसे लेकर जिला कारागार प्रशासन की परेशानियां बढ़ गई हैं। उसमें इस कारागार से 70 कैदी पैरोल पर छोड़े गए थे, जिनमें से अभी 16 वापस नहीं आए हैं। उनके लिए संबंधित थाना अध्यक्षों को और पुलिस को सूचित किया गया है, उसमें आगे की कार्रवाई जारी है। किस तरह के कैदी थे? इस तरह के केस हैं? ये सजायाफ्ता कैदी थे, विभिन्न केसों में थे। तो वहीं आपको बता दें कि नेपाल और भारत में भारी बारिश होने के चलते गोरखपुर से गुजरने वाली 6 नदियां उफना गई हैं। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इसी वजह से खजनी और गोला तहसील क्षेत्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग, प्रशासन और पुलिस के अफसर सतर्क हो गए हैं। बांधों की निगरानी की जा रही है। जलस्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले गांवों के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिन नदियों का जलस्तर बढ़ा है वहां पर निगरानी बढ़ा दी गई है। राहत बचाव कार्य की योजना पहले से ही बनी हुई है। आबादी के क्षेत्र में पानी घुसा तो
राहत बचाव कार्य तेज किया जाएगा। बीते एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश और नेपाल के पानी छोड़े जाने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनके माथे पर पूरी तरीके से लोगों के शिकन आ चुका है। आपको बता दें कि मैं इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर के राप्ती नदी पुल पर, जहां पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहां पे जलस्तर पूरी तरीके से बढ़ते चला जा रहा है और जो खतरे का निशान है उससे कुछ ही सेंटीमीटर यहां पर बहाव कम है। आपको बता दें कि वहीं कुआनो, घाघरा और रोहिन नदी जो पूरी तरीके से उफान पर है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं खजनी और गोला गांव जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहां पे बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर आपदा विभाग और सिंचाई विभाग ने नाव का भी इंतजाम कर दिया है। सितंबर का महीना कहीं सितमगर ना बन जाए, उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन का यह मानना है कि किसी भी स्थिति से हम निपटने को तैयार हैं और किसी को भी इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी करेंगे। देवबंद रुड़की नई रेल लाइन के लिए 4 गांवों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए रेल मंत्रालय ने 28 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि को स्वीकृत कर लिया है। आपको ये बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर राशि को स्वीकृत किया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम धामी को पत्र लिखते हुए दी है। इस जानकारी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के लिए इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची। आपको बता दें कि क्रिकेट खेल के तमाम प्रशंसकों ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भीड़ लगाई हुई थी। इसी बीच एयरपोर्ट से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के साथ सभी खिलाड़ियों को होटल हयात के लिए पहुंचाया गया। देवभूमि उत्तराखंड में सचिन तेंदुलकर के साथ कई दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। इसी दौरान सचिन तेंदुलकर ने एक बच्चे को ऑटोग्राफ दिया। आपको बता दें कि इस सीरीज के 6 मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने हैं। हरिद्वार में स्थित केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में फ्रेशर पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना, गायन और रैम्प वॉक समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान सुबोध उनियाल ने कहा, अस्पताल लोगों को जीवन देने का एक मंदिर है और उसमें काम करने वाले लोगों को भगवान माना जाता है। इसलिए नेताओं और अधिकारियों के पास लोग निजी अपेक्षाएं लेकर आते हैं, लेकिन अस्पताल में लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर आर.के. शर्मा ने कहा कि छात्रों का भविष्य बनाने की दिशा में उनका ये प्रयास निरंतर इसी तरह जारी रहेगा। जो विशेष रूप से हमारी कन्याओं, हमारी लड़कियों, हमारी महिलाओं को एक अवसर देता है समाज में सेवा का और साथ साथ आर्थिक प्रगति के साथ अपने पैरों पर खड़े होने का। बेहतर बात यह है कि आज विश्व भर में, केवल भारत भर में ही नहीं, विश्व भर में स्वास्थ्य को लेकर जितनी ज़बरदस्त जागरूकता, जिम्मेदारी और आवश्यकता महसूस हो रही है, उतने ही अवसर बड़े हो रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ की बालिकाओं के लिए अवसर तैयार हो रहे हैं कि वो आर्थिक रूप से तो समृद्ध हुई, हमारे संस्कारों में जो सेवा का भाव रहा उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी उन्नति कर पाएँ। ऑफिसर्स के पास लोग जाया करते हैं कि शायद हमारा काम हो जाए, पॉलिटिशियंस के पास इसलिए आते हैं कि हमको ट्रांसफ़र हो जाए, पोस्टिंग हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन ये जो हेल्थ प्रोफेशन है, इसमें जो भी आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो वो इस तरह से जाता है मेरी जान बच जाए, तो वो जान बचा, एक किस्म से ये मंदिर है लोगों को जीवन देने का। हरिद्वार में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को प्रशासन संवेदनशील मान रही है। 26 सितंबर को पंचायत चुनावों के लिए मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग के लिए कमिश्नर सुशील कुमार और डीआईजी के.एस. नांग्याल हरिद्वार पहुंचे। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में हुई ब्रीफिंग में जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों समेत सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। ब्रीफिंग में उच्च अधिकारियों की ओर से चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों को सावधानी और सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कहा कि चुनावों के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात है।
देहरादून में ईडी मुख्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप कि यूके भर्ती घोटाले में जो लोग एसटीएफ के हत्थे चढ़े हैं वो अकूत संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन ईडी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है और जांच की मांग भी। इसी दौरान आक्रोशित युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के गेट पर लगा हुआ ताला भी तोड़ा, जिसके बाद भीतर प्रवेश करके जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। आज हम एक ज्ञापन के माध्यम से उत्तराखंड युवा कांग्रेस ईडी के अधिकारियों को ये बताने आई थी कि यूके में लगातार जो अपराधी पाए जा रहे हैं उन अपराधियों पे अकूत संपत्ति होने की जानकारी मिली है। किसी के बड़े बड़े स्टोन क्रेशर हैं, किसी के बड़े बड़े होटल है, कोई आलीशान बंगलों में रह रहा है, कोई आलीशान घर बना के महंगे महंगे पौष इलाकों में रह रहा है। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि हम चाहते थे कि उनकी संपत्तियों की और जिस प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बेचकर उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है उस धन संपदा की जांच ईडी के अधिकारी द्वारा कराई जाए। एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार उन अपराधियों को या तो बचने का समय दे रही है या उन अपराधियों से साठगांठ भाजपा के मंत्रियों की नेताओं की है। आज हम ज्ञापन के माध्यम से ईडी के अधिकारी को बताना चाहते हैं कि आप एक संवैधानिक संस्था है, एक स्वतंत्र संस्था है, आप ऐसे अपराधियों की जांच कराइए जिसने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को बेचने का काम किया है। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने देहरादून के परेड मैदान में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे का कहना है कि आम चुनाव से पहले सरकार के साथ बातचीत में सभी समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई थी, लेकिन आज भी कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है, जिसके विरोध में पहले गेट मीटिंग हुई। आज धरना प्रदर्शन करते हुए 20 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। आगरा के बीच कपूरा रास्ते के कीचड़ में फंसे स्कूली वाहनों को बाहर निकालने के लिए धक्का देते दिखे बच्चे। चंबल सेंचुरी होने की वजह से आज तक नहीं बना भीड़ इलाकों में रास्ता, बराबर आती रही है वैन। विभाग की अटकलें, रास्ता नहीं बनने की वजह से गांवों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण। बागपत में बच्चा चोरी के शक में ही हो गई पिटाई। 4 कार सवार युवकों को राहगीरों ने गाड़ी से उतारकर पीटा, गाड़ी में भी की तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को भीड़ से बचाया। दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं चारों युवक। आगरा जिला अस्पताल में 4000 की तादाद में दिखे संक्रामक रोगी। लगातार बारिश के चलते बढ़ रहे हैं संक्रामक रोगी। अस्पताल सीएमएस ने बताया मरीजों की तादाद में हो रहा है इजाफा। लोगों को सतर्क रहने के लिए करा जा रहा है जागरूक। सभी विभागों की ओपीडी संचालित। मरीजों को उचित इलाज के साथ दिया जा रहा है परामर्श भी। हरन माफिया हाजी इकबाल के बेटे को सहारनपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेटे के नाम धोखाधड़ी और लूटपाट के कई मुकदमे दर्ज। इकबाल के परिवार समेत प्रशासन के कई अधिकारियों के खिलाफ भी जारी है गैंगस्टर एक्ट। सरकारी पट्टों की आड़ में अवैध खनन को दिया गया अंजाम। माफिया इकबाल पर पुलिस ने रखा है 25,000 का इनाम। हमीरपुर के कुरारा में टेम्पो से टकराई नील गाय। 2 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। सवारियों को भी आई चोट। 13वीं के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा था परिवार। पूरा मामला कुकारा थाना क्षेत्र का। आगरा में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मंडलीय कार्यशाला का आयोजन। निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों को शिक्षण कार्यों का दिया जाएगा लक्ष्य। निपुण भारत मिशन के तहत छात्रों को शिक्षा ज्ञान के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी तय। मंडल के सभी मंडलीय अधिकारी कार्यशाला में रहे मौजूद। सहारनपुर में फर्जी IRS अधिकारी सहित साथी भी गिरफ्तार। 3 महीने से शराब की दुकानों से मंगा रहा था फ्री में शराब। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। आयकर अधिकारी बताकर शराब कारोबारियों और अधिकारियों को धमकाता था। लखनऊ के कैसरबाग के जस्ट 9 इन होटल में प्रेमी ने की प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या। महिला के शादी से इनकार करने और जमीन के लालच में प्रेमी ने दिया वारदात को अंजाम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की हुई पुष्टि। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को किया गिरफ्तार। मथुरा के फरह में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले का
डीएम पुलकित खरे ने अधिकारियों के साथ लिया जायजा। 22 सितंबर से शुरू होगा 3 दिवसीय मेला। उद्घाटन के मौके पर भाजपा के कई बड़े नेता होने वाले हैं शामिल। कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन ने अपने गोद लिए गांव के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय का किया निरीक्षण। मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची की चोट पर अपने हाथ से लगाई दवा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।